नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ पर देखेंगे। जानकारियों में क्या क्या देखना है हमें, विटामिन्स कितने प्रकार की होती हैं, विटामिन्स होती क्या हैं, ये देखना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग देख लें यहाँ पर कि विटामिन बेसिकली होता क्या। हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, वसा के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन बेसिकली देखते हैं विटामिन होता क्या है। विटामिन देखिए, यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और वसा। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको एनर्जी दे रहा था। ठीक है, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं पोषक तत्व के रूप में और अगर हम लोग वसा लेते हैं पोषक तत्व के रूप में तो हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन विटामिन लेने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ये पोषक तत्व के रूप में है। पोषक तत्व ये भी है लेकिन ये हमें एनर्जी नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर हमको विटामिन समझना है। तो विटामिन से होता क्या है, अगर हमको एनर्जी नहीं मिलती तो हम क्यों लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे कि विटामिन ग्रहण करने से ये हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण ज़रूरी पदार्थों का संश्लेषण करता है जो हमारे शरीर के ज़रूरी होता है, और संश्लेषण करता है उन ईंधनों का जो हमें एनर्जी देती हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में कह सकते हैं, वसा के संश्लेषण में कह सकते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में कह सकते हैं, उसमें विटामिन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि विटामिन अगर हम लोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, महत्वपूर्ण ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनका संश्लेषण प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, रोगाणु हो जाएगा, मतलब रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, तो रोग से ग्रस्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बोल रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे समझिए, आपके लिखने के भी काम आएगा। जो चीज़ आप समझते हैं तो उसको आप आसानी से कहीं भी लिख भी सकते हैं अगर आपकी परीक्षा में आता है तो। ठीक है, तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। क्यों रोगग्रस्त हो जाएगा, जब हमारे शरीर में बताइए, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि हम यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या ध्वनि निकलती है। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि एक एनर्जी होती है। हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को कि ध्वनि क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। क्योंकि हम जब ध्वनि हमारे मुख से निकल रही है तो हमारे शरीर से क्या हो रहा है, ऊर्जा खर्च हो रही है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, अगर हम बोल नहीं पाएंगे। कब नहीं बोल पाएंगे, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा नहीं होगा, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अब ये चलिए ठीक है कि हमने ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लिया, वसा को लिया, प्रोटीन को लिया, लेकिन इसका जो संश्लेषण होता है, ये जो बनेगा हमारे शरीर में, या हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से इन पदार्थों को एब्जॉर्ब करेगा, उसको अच्छे से रिएक्ट करेगा। अगर ये रिएक्ट कैसे करेगा, अगर हम विटामिन नहीं लेंगे तो वो उसको रिएक्ट करने में मेटाबॉलिज्म जो हमारी प्रक्रिया प्रोसेस जो चलते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं होगी या बिल्कुल नहीं होगी। और जब ये चीज़ नहीं होगी हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में अणुओं की टूट फूट रुक जाएगी। अणुओं की जब टूट फूट रुक जाएगी तो एनर्जी का जो प्रसार होता है हमारे शरीर के अंदर वो रुक जाएगा और हमारा शरीर कैसा, थका सा दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, जब एनर्जी नहीं होगी तो हमारा शरीर कैसा दिखाई देगा, थका सा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विटामिन ना लेने से हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण रुक जाएगा और हमारा शरीर कैसा होगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। और जब हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो हम कोई काम आसानी से नहीं कर पाएंगे, हम थके से महसूस करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन कमी हो जाए तो इससे जो होने वाला जो रोग हो, जितने भी रोग होते हैं विटामिन की कमी से, जब हम लोग पढ़ेंगे भी आगे देखेंगे कौन कौन सी विटामिन है और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होंगे, तो उस प्रकार के बीमारियों को क्या कहते हैं, तो उससे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं हम इसे अपूर्णता का रोग, अपूर्णता रोग बोलते हैं। अपूर्णता मतलब पूर्ण नहीं है। अगर हम विटामिन नहीं तो हमारा शरीर पूर्ण नहीं है, डिफिशिएंसी डिजीज़ है एक तरह की। ठीक है, तो ये हो गया। तो विटामिन के बारे में उम्मीद करते हैं इतना तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की थी। ये भी महत्वपूर्ण, कभी कभी परीक्षा में आता है। तो विटामिन की खोज फुंक ने की थी। किसने की थी, फुंक ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फुंक ने विटामिन की खोज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि विटामिन जो होते हैं बेसिकली क्या हम लोग रोज़ लेते हैं या कभी कभी लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि विटामिन हम लोग रोज़ अपने भोजन के माध्यम से लेते हैं या हमें लेना चाहिए, या अनिवार्य रूप से हमें लेना चाहिए। क्योंकि जो विटामिन होते हैं
अधिकतम जो विटामिन होते हैं उसका संचय हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, स्टोर नहीं होता है कि चलिए हमने भोजन ग्रहण किया, वो धीरे धीरे करके हमारे शरीर के किसी हिस्से में वो स्टोर हो गया और भविष्य में उसका इस्तेमाल होता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, या कुछ ही विटामिन ऐसा होते हैं जो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अधिकतम विटामिन, लगभग 13 प्रकार के विटामिन हैं, उसमें से अधिकतम विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में संचित नहीं होते हैं, वो मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ये ज़रूरी है कि हम रोज़ भोजन में विटामिन की मात्रा को लें, ऐसे भोजन लें जिनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हों, ठीक है। जैसे हम लोग मांस मछली की बात कर लें, फलों की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, अंडे की बात कर लें, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि कौन सी विटामिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं यूरिन के माध्यम से, और कौन सी विटामिन ऐसे होते होंगे जो हमारे शरीर में संचित होंगे। इस बात को समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि जब संचित हो रहा है तो कैसे, किस प्रकार से हमारा विटामिन हमारे शरीर में संचित होगा। तो हम यहाँ पर 2 प्रकार के विटामिन की चर्चा करेंगे इस आधार पे कि विटामिन हमारे शरीर में किस प्रकार से संचित होते होंगे। तो पहला तो हम लोग यहाँ पर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो विटामिन होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। 2 प्रकार कैसे होते हैं? एक जो होता है वसा में घुलनशील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वसा में घुलनशील, और एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के बारे में, और दूसरा विटामिन बी और सी, विटामिन बी सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई विटामिन B1, B2, B3, B5, H, ठीक है, B6, B12, कई प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं, और विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील हैं, ADE जो कि वसा में घुलनशील हैं। अब इस बात को समझना है कि जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो हमारे शरीर में फैट में क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर में कुछ दिनों तक पड़े रहते हैं। तो ये तो बात समझी जा सकती है कि जो विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं वो वसा में घुल गई और वसा के रूप में हमारे शरीर में संचित रह सकती हैं। लेकिन जो विटामिन जल में घुलनशील होती है, जैसे विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होती हैं। तो जब जल में घुलनशील होंगी तो ये यूरिन के माध्यम से प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलती रहेंगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि विटामिन बी और सी की कमी रहती है, होती रहेगी हमेशा, इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि विटामिन बी के प्रॉपर तरीके से लेना है। विटामिन बी की कई प्रकार हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो उसमें B1, B2 मैंने बताया आप लोग को। विटामिन सी, तो इस वसा में घुलनशील की बात करें तो मात्र 4 विटामिन है, ADE के। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार के विटामिन के बारे में, तो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। जितनी चीज़ें मैंने बताई, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें तो आप लोग को समझ में आ गई होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर आप देखते हैं, जैसे मैंने चर्चा की ADE के विटामिन के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बारे में जान लें कि ADE के विटामिन है क्या, इससे क्या रोग हो सकते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ए के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये जानना बहुत ज़रूरी है, रेटिनॉल है, ठीक है। और ये एक तरह का असंतृप्त अल्कोहल का निर्माण करता है। एक तरह का एक असंतृप्त अल्कोहल होता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल होता है, विटामिन रेटिनॉल होता है। ये क्या होता है, कैरोटीन रंजक पिगमेंट का संश्लेषण करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, यकृत में ये संचित हो सकता है। इसका मतलब ये यकृत में संचित हो सकता है। देख लीजिए मैंने क्या कहा, वसा में घुलनशील है, तो कुछ जो विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं हमारे शरीर में संचित हो सकते हैं वसा के रूप में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वसा जो होती है हमारे शरीर में संचित होती है, ठीक है। तो इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी मतलब कि रात में हमको प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगा या बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या होता है कि कार्निया की कोशिकाएं जो होती हैं वो सूखने लगती हैं, और जो कार्निया की जो कोशिकाएं होती हैं जब ये सूखेंगी तो इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया। बहुत इंपॉर्टेंट आया परीक्षा में, जीरोफ्थैल्मिया या शल्की बौन, हिंदी में शल्की बौन भी पूछा जा सकता है या जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोग विटामिन ए के बारे में
जान गए। जो लोग कोई बच्चे पहले से जानते होंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चे नहीं जानने उसको प्रॉपर रूप से इसको सुनेंगे, कई बार सुन लेंगे 1-2 बार तो आप लोग को तैयार हो जाएगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। देखिए विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसको कैसे याद करेंगे इसका रासायनिक नाम? देखिए पहले विटामिन ए का नाम अगर याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करेंगे? देखिए विटामिन ए लिखा है ना, विटामिन ए ऐसे बनेगा ना, देखिए इसके अगल बगल 2 नाल है, ठीक है, ये 2 नाल, ठीक है, विटामिन ए का इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, तो रेटिनॉल हो गया। विटामिन डी, विटामिन डी कैसे याद करेंगे हम? देखिए विटामिन डी क्यों लेते हैं हम? आप लोग सुनते होंगे कि विटामिन डी ग्रहण करने से हमारे शरीर में कैल्शियम जो होगा, कैल्शियम जब हम लेते हैं दूध के रूप में, जब हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें कैल्शियम हमारे शरीर में जाता है, तो कैल्शियम हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, हमारे हड्डियाँ उसको क्या करेंगे? आसानी से एब्जॉर्ब करेंगे। अगर विटामिन डी नहीं लेंगे तो अच्छे से हड्डियाँ कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो कैल्सी से कैल्सीफेरॉल और कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन डी से ऐसा कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी देखेंगे, विटामिन डी हमारे शरीर में जो बनती हैं वो 2 प्रकार से बनती हैं। बनती कैसे हैं? जब हम धूप में बैठते हैं या धूप में कहीं जाते हैं ठंडियों में या वैसे भी, तो धूप जब हमारे शरीर में धूप लगती है तो उसी के माध्यम से क्या होता है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? विटामिन डी का संश्लेषण होता है। देखिए इसमें 2 प्रकार के विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, एक है कोली, एक है आर्गो। कोली कैल्सीफेरॉल और आर्गो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल तो इसका रासायनिक नाम हो गया। और 2 प्रकार के विटामिन डी का विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है, भोजन से फास्फोरस, क्योंकि भोजन ग्रहण करते हैं हमको फास्फोरस मिलता है, कोई भोजन ग्रहण करते हैं हमें कैल्शियम मिलता है, और वही मैंने आपको बताया कैल्शियम के अवशोषण में ये सहायता करता है। अब देखिए हुआ कि नहीं है कि आप जब कैल्शियम ले रहे हैं और फास्फोरस ले रहे हैं, अगर आप विटामिन डी नहीं आपके शरीर में जा रहा है तो आपका फास्फोरस और कैल्शियम क्या होगा? प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में काम नहीं करेगा और आपकी हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये और थोड़ा सा भी आप गिरेंगे जैसे तो आपकी हड्डी टूटने में या उसमें क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप विटामिन डी लें और दूध पिएं। दूध पीने से आपको कैल्शियम मिलेगा और विटामिन डी लेने से वो जो कैल्शियम आपने दूध के माध्यम से लिया वो आपके शरीर में आपकी हड्डियाँ प्रॉपर तरह से उसको एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसकी कमी से 3 रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? पहला नंबर, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग को क्या बोलते हैं? रिकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सूखा रोग आपके क्या हड्डियाँ दिखने लगेंगी, अक्सर ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी कमी होगी तो कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। उत्सर्जन बढ़ जाएगा, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाएगा, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब कि हड्डियाँ कैल्शियम को क्या कर रही हैं? ब्रेक कर दे रही है, उसको छोड़ दे रही हैं। तो हड्डियाँ क्या हो रही हैं? कमज़ोर हो जा रही है। क्या हो जा रही है? लचीली हो जा रही हैं। और इसे क्या कहेंगे? टिटैनी रोग। क्या बोलेंगे? टिटैनी रोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसकी कमी से एक और रोग होता है, इसे बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया रोग। इसमें भी क्या होती है? हड्डियाँ कमज़ोर होती है। क्या बोलते हैं? ऑस्टी मतलब हड्डी से होता है ना। ऑस्टियोमेलेसिया रोग में क्या होता है? हड्डियाँ क्या होती है? कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ छीड़ हो जाती हैं, ठीक है। 3 रोग कौन कौन से? टिटैनी रोग, रिकेट्स रोग और ऑस्टियोमेलेसिया रोग। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल में क्या होता है? जो जननिक एपिथेलियम जो होती है उसकी वृद्धि रुक जाती है, यानी पेशियों की क्रियाशीलता में ये सहायता करती हैं। इसमें क्या होता है? पुरुष और स्त्री दोनों में बंध्यता रोग होता है, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों में फर्टिलिटी जो होती है, ठीक है, जो बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है या बिल्कुल ही कम हो जाती है। इसे बोलते हैं बंध्यता रोग। पुरुष में इसे नपुंसकता कहा जाता है। तो बंध्यता रोग यानी फर्टिलिटी को क्या करता है? ये अगर विटामिन ई अगर है बॉडी में तो फर्टिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है व्यक्ति में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में विटामिन ई का महत्वपूर्ण होता है और इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। टोकोफेरॉल के रूप में भी परीक्षा में प्रश्न आता है, विटामिन ई के रूप में भी परीक्षा में प्रश्न आता है। एपिथेलियम की वृद्धि को रोकता है, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि को रोकता है और पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है, ठीक है। अब विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन के क्या है? इसको क्या बोलते हैं? नेप्थोक्विनोन। विटामिन के नेप्थोक्विनोन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? ये हमारे यकृत में जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है, यकृत में, इंपॉर्टेंट, यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। यकृत में जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है उसके निर्माण में ये पार्टिसिपेट करता है। विटामिन के की मात्रा कम होने से प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम बनेगी और जब प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा कम बनेगी तो हमारे शरीर में जब भी चोट लगेगी, हमारे शरीर में कहीं भी कट पिट होता है तो जो ब्लड निकलता है वो
उसका थक्का नहीं बनेगा और कंटिन्यू ब्लड क्या होता रहेगा, निकलता रहेगा। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर ब्लड नहीं रुकेगा, ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा तो मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। क्या देखेंगे, प्रोथेम्बिन, कैल्शियम जो होता है, विटामिन जो के होता है, ये सभी जो प्रोटीन में ये जो महत्वपूर्ण है, ये सब क्या होता है। जब विटामिन के की बात कर लें, कैल्शियम की बात कर लें, प्रोथ्रोम्बिन की बात कर लें, थ्रोम्बिन की बात कर लें, ये सभी क्या होते हैं, हमारे शरीर में थक्का बनाने में, ब्लड के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। कहाँ, हमारी नसों में नहीं, हमारी नसों के बाहर, यानी जब हमें कट पिट कहीं लग जाता है, शरीर में कहीं चोट लग जाती है, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है, रक्त स्त्राव रोधी होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया रोग इसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है वसा में घुलनशील विटामिनों का। विटामिन होता क्या है, ये चीज़ें इस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि अपूर्णता डिजीज़ जो होता है, अपूर्णता रोग जो होता है, डिफिशिएंसी डिजीज़ जो होता है, वो किस प्रकार के पोषक तत्व से होता है। तो अब आज से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी दे पाएंगे। दूसरा, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो हमें एनर्जी नहीं देता है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन, और विटामिन वो अपूर्णता रोग से संबंधित होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये महत्वपूर्ण सेक्टर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।